पूरा अटेंशन चाहिए आपका, ठीक है। रिवीजन एक तौर पे अपना हो गया था पूरा, ठीक है। आज अपना पूरा वाइंडिंग अप है, बेसिकली कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है। तो उसके लिए जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने कौन सा खाली मेरा बुक लेके आया या और भी कोई बुक लेके आए हो प्रैक्टिस के लिए? लेके आए हो ना, बुक्स लेके आए तो आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी बुक्स की, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट ऑफ विद एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड से शुरू करते हैं, एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ेंगे पूरा अच्छे से, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड में अगर आप रिवाइज करो, जैसे आप रिवाइज करने के लिए बैठे हो अभी, ठीक है, माइंड यू, मैं रिवीजन नहीं कर रहा हूँ, कौन रिवाइज कर रहा है अभी? आप लोग कर रहे हैं। जिस टॉपिक में दिक्कत आया, इशू आया, स्पेसिफिक डाउट पूछो, ठीक है, नहीं अभी साथों साथ, और जिसको नहीं है वो अपना कंटिन्यू करते रहना आगे, ठीक है। उसका यूनिट नंबर 1 वाज ऑल अबाउट बेसिक्स, अगर आपको याद होगा तो। यूनिट नंबर 2 वाज इक्विलिब्रियम। यूनिट नंबर 3 क्या है आपका? यूनिट नंबर 3 क्या है आपका? एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। यूनिट नंबर 1 में क्या क्या चीज था आपका? यूनिट नंबर 1 में क्या क्या चीज था? अभी एग्जाम के लिए कैसे डिस्कस करोगे आप? सबसे पहले क्या था आपका? एग्रीगेट डिमांड के बारे में, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड को मैं लिखने वाला नहीं हूँ, डायरेक्ट चार्ट बना के समझा देता हूँ फटाफट, ठीक है। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। मैं बुक भी लेके आया हूँ, ठीक है। रिया नहीं आई क्या? आ रही है क्या वो? बुक है उसके पास में, पूछो ना उसको, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते इसलिए पूछा मैंने, सॉरी, ठीक है। आओ एक सेकंड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कर्व बनवाइए प्लीज मेरे को, इन्वेस्टमेंट कर्व बनवाइए प्लीज मुझसे। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। इन्वेस्टमेंट कर्व बनवाइए मुझसे। मैं एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आता है, ठीक है। मैं कुछ अजम्पशंस करके अभी आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कर्व बनवाइए मुझसे। पैरेलल टू व्हाट? सॉरी ये उल्टा हो गया, ठीक है। वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, सॉरी, ठीक है। इट इज व्हाट? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस इज द इन्वेस्टमेंट कर्व, बिकॉज इन्वेस्टमेंट कौन सा है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट या इंड्यूस इन्वेस्टमेंट? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था? चाहे तुम्हारा कोई भी इनकम लेवल हो या ना हो, आपका इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। 2 मार्क का क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1 का लास्ट पोर्शन है, ठीक है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हम सबने डिस्कस किया, क्या था? चाहे इनकम हो चाहे नहीं हो, आपका ये इन्वेस्टमेंट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, यानी कि एक बेसिक इन्वेस्टमेंट है, तो ये सबको करना है, ठीक है। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? जो इनकम के हिसाब से डिपेंडेंट है, मतलब इनकम बढ़ेगा तो इस फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। दैट मींस अगर मैं छोटा सा यहाँ पे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बनाऊं आपके सामने, तो क्या रहेगा आपका? कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से रहेगा आपका कि यहाँ पे अगर आपका इनकम बढ़ा तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है? वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो डिस्कस किया अपन, डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अगर इनकम जीरो हुआ तब भी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होगा? अगर इनकम जीरो हुआ क्या इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होगा? द आंसर इज नो। बट अगर इनकम जीरो हुआ तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं होगा? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगा। केनीशियन थ्योरी के हिसाब से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को हम लोग कंसीडर करते हैं या इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को। इसलिए हमने यहाँ पे क्या बनाया? पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमने एक इन्वेस्टमेंट कर्व यहाँ पे बनाया है। अब कंजम्पशन कर्व की अगर बात करें तो क्या होता है? ऊपर से शुरू होता है थोड़ा सा, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर से क्यों शुरू हुआ जीरो से? क्योंकि बिकॉज ऑफ व्हाट? ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन को सबसे पहले मुझे ये बताओ, डिनोट कैसे करते हैं अपन? सी बार से। ये सी बार का मतलब क्या है? कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, यानी कि इनकम अगर मेरे पास नहीं है तब भी कुछ ऐसे बेसिक खर्चे हैं जो कि मैं करूंगा, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। आखिरकार अगर मेरा इनकम जीरो है तो ये खर्चा मैं करूंगा कहां से? दिस सेविंग करके। दैट मींस ऑटोनोमस कंजम्पशन गिव्स राइज टू व्हाट? दिस सेविंग व्हिच वी डिनोट एज व्हाट? माइनस सी, एंड वी कॉल दिस एज व्हाट? दिस सेविंग्स, ठीक है। बराबर यहाँ तक। किसी को भी कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो रहा होगा? आई एम अज्यूमिंग कि आपको कोई टॉपिक्स पता है, इसलिए हम डायरेक्ट जो है फ्रेश फॉरवर्ड एंड फास्ट फॉरवर्ड आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है।
डिस सेविंग समझ में आया आप लोगों को? यानी कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, सॉरी, ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, बोथ ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट कैन नेवर बी जीरो, बिकॉज चाहे इनकम हो या ना हो, ये खर्चे या ये इन्वेस्टमेंट तो आप करोगे ही करोगे। मेक सेंस? ठीक है। और डिस सेविंग्स जो है वो नेगेटिव हो सकता है क्या? वो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि डिस सेविंग का मतलब क्या? आप सेविंग्स को तोड़ रहे हो, यानी आप इनकम नहीं कमा रहे हो, यानी कि आप जो पुराना सेविंग्स है उसको तोड़ रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? डिस सेविंग्स। दैट मीन डिस सेविंग जितना नेगेटिव से शुरू होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, मेक सेंस? ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? जैसे जैसे इनकम बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है, इनकम को कैसे डिनोट करते हैं अपन? विद द हेल्प ऑफ वाई। ठीक है, वाई इज आल्सो द नेशनल इनकम। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी क्या बढ़ता रहता है, वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी बढ़ता रहता है, बराबर। ठीक है, दैट मींस कैन आई से डेल्टा वाई इज व्हाट? डेल्टा इज वाई इज व्हाट? चेंज इन इनकम इज आल्सो अफेक्ट्स व्हाट? डेल्टा सी। ठीक है, मतलब हायर द इनकम, हायर इज अज्यूम टू बी व्हाट? द कंजम्पशन, बिकॉज चाहे एग्रीगेट डिमांड हो चाहे एग्रीगेट सप्लाई हो, वो अज्यूम्ड है, माने अजम्पशन है या रियल है? अजम्पशन है। तो ईडी को हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी बढ़ता रहता है। मेक सेंस टिल हियर? ठीक है, परफेक्ट। दैट मींस एडी हैज टू कंपोनेंट्स। व्हाट आर दोस? कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, दोनों का कर्व्स हम लोग को समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, और एग्रीगेट सप्लाई इज आल्सो इक्वल टू व्हाट? एग्रीगेट सप्लाई इज आल्सो इक्वल टू व्हाट? इनकम। ठीक है, व्हिच इज आल्सो नोन एज व्हाई? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई में दो कंपोनेंट्स है, क्या क्या? सी प्लस एस, यानी कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। यानी हम जब इनकम कमाते हैं तो हम या तो कंजम्पशन करते हैं या तो सेव करते हैं। ठीक है, एंड ये हमेशा इक्वल क्या रहेगा? किससे? इनकम से, क्योंकि इनकम का दो कंपोनेंट्स है, क्या क्या? कंजम्पशन एंड सेविंग्स। मेक सेंस? ठीक है, चार्ट की तरह बनाओ मुझसे अगर, ठीक है, अगर चार्ट मुझसे बनवाओगे आप लोग तो क्या क्या आएगा आपका? ठीक है, एएस कर्व कैसा रहेगा आपका? 45 डिग्री एंगल में रहेगा आपका, याद है किसको? ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। ठीक है, और डिस सेविंग कहाँ से शुरू होगा आपका? नेगेटिव से शुरू होगा क्या? तो दूसरा कर्व बना लेता है आराम से। ठीक है, मैं एक होलिस्टिक चार्ट यहाँ पे बना रहा हूँ आप सबके लिए। ये क्या हो गया कर्व? ये कर्व किस चीज का हो गया? सेविंग्स कर्व का। ये पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस सेविंग्स। इतना ही पोर्शन ऊपर भी होगा क्या? कहाँ से? उतना ही पोर्शन। और वो पोर्शन क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है क्या? पक्का? ओके, ये क्या हो गया? सी। ठीक है, और जिस पॉइंट में, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर बना रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा सेविंग्स कर्व को ठीक कर दूं मैं हल्का सा। ये क्या हो रहा है आपका? सेविंग्स कर्व, और जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा ये वाला पॉइंट में, इस पॉइंट में क्या हो रहा है? गलत बनाया क्या? नहीं, गलत बनाया ना मैंने यहाँ पे, गलत बनाया मैंने, मैंने कुछ गलत बनाया यहाँ पे। पहले ठीक बनाया था क्या? पहले ठीक बनाया था? बेसिक मिस्टेक्स जो होता है एग्जाम में, आपने जो टेस्ट दिया था 2-3 दिन मतलब लास्ट एग्जाम में, उसमें से एक दिन का चार्ट था ये। क्या ये मैंने सही बनाया? कौन लोग बोलते हैं गलत बनाया? ये तो बता दो हमको, फिर गलती निकालेंगे आराम से। गलती बनाए या सही बनाए? गलत बनाए तो एग्री कर रहे हैं सबका सब। गलती कहाँ हुआ? हमने किसको किसको कंबाइन किया? सेविंग्स और इनकम कर्व को, या एग्रीगेट सप्लाई कर्व को? ये होता है क्या? ये आंसर इज नो। ठीक है, इसलिए मैंने मिटाया ये वाला पार्ट को। ठीक है, इनफैक्ट कौन सा कर्व किससे इंटरसेक्ट करता है? कंजम्पशन कर्व। ग्रेट, ओके, बात समझ में आया? गलती, दिस मेक सेंस? ठीक है, दिस इज व्हाट द कंजम्पशन कर्व, दिस इज व्हाट द एग्रीगेट सप्लाई कर्व। एक पॉइंट हुआ इंटरसेक्शन का। ठीक है, अभी भी ये सही है क्या? अभी भी सही नहीं है, क्यों? क्योंकि उसी पॉइंट में क्या था? 45 डिग्री एंगल मेक सेंस, बट क्या गलती किया मैंने इसमें भी? मैंने बोला इट इज नॉट अ रिवीजन क्लास फॉर यू ऑल।
मैं वो बता रहा हूँ जो क्लासिकल मिस्टेक्स होता है आप लोग का। यहाँ भी गलती है। शिवान की क्या गलती है? गलती तो है। द प्रॉब्लम इज अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो यू नॉट एबल टू फाइंड द मिस्टेक। पैरेलल होगा, कौन बोला? क्या क्या ब्रेक इवन पॉइंट कब कब होता है? जब कॉन्फिडेंस होता है तो जोर से आंसर आता है, बताओ। जब सेविंग्स जीरो होता है और कंजम्पशन इज इक्वल टू व्हाट? इनकम। दोनों हो रहा है क्या एक टाइम में इक्वल? नहीं हो रहा ना, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो किए हैं। सही डायग्राम बनाए? समझ में आया गलती कहाँ कहाँ होता है आप लोग को? पक्का 100% बना लोगे ना? अभी ध्यान रखना आपको ये चीजें। आपने सारा कर्व्स देखा जाए तो अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखे तो सही बनाया आपने। सारे कर्व्स को इंडिविजुअली देखे तो हाँ सही बनाया, बट गलती हुआ है या नहीं? हुआ है ना, क्योंकि सेविंग्स जहां जीरो होता है यहाँ पे, उसी पॉइंट में यहाँ पे कहीं पे क्या होना चाहिए था? कंजम्पशन एंड इनकम को। ओके चलो इसको सही से बनवाओ मेरे से। ठीक है सही से बनवाओ चलो हमको। बताओ पहले सेविंग्स कम बना ले। उसके बाद एग्रीगेट उस इस पॉइंट में जनरली होगा तुम्हारा। यू गेटिंग इट? ये तो कांस्टेंट रहता है व्हाट 45 डिग्री एंगल। फिर कंजम्पशन कर्व मोटा मोटी कहाँ कट करेगा? यहाँ पे कहीं पे। ठीक है तो मैं क्या करूंगा, उतना ही करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस लेकर अब सही बना है क्या? क्योंकि क्या हो रहा है इस पॉइंट को क्या बोलेगा हम लोग? ब्रेक इवन पॉइंट। क्योंकि इस ब्रेक इवन पॉइंट में दो चीज हो रहा है आपका, क्या क्या? योर कंजम्पशन एंड योर इनकम इज इक्वल। एंड उस समय क्योंकि आपने पूरा पैसा जो आपने कमाया उसको आपने कंज्यूम कर लिया, तो आपका सेविंग्स क्या होगा? जीरो। और ये चार्ट से हम लोग को समझ में आ गया। चीज नहीं कहीं लिखा हुआ भी नहीं है पहला बात तो। ठीक है किस रेट में होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। ठीक है सेविंग्स एंड ये क्या होगा आपका? जीरो। चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से? सॉर्टेड बिल्कुल। तो एग्रीगेट सप्लाई हैज टू कंपोनेंट्स, व्हाट वाज दोस? सी प्लस एस। दोनों का चार्ट हमने बनाना सीख लिया। ठीक है परफेक्ट यहाँ तक बिल्कुल। ठीक है ओके नेक्स्ट आपके सामने कुछ लिखने वाला हूँ मैं। ठीक है बताइएगा मुझे। ठीक है आई विल बी स्विचिंग अराउंड टॉपिक्स। बताओ c इक्वल टू व्हाट? 400 प्लस 0.6y। इसका मतलब मुझे बताइए प्लीज। c इज व्हाट? योर कंजम्पशन फंक्शन। तो आपके मुंह अगर एग्जाम में कंजम्पशन फंक्शन वर्ड लिखे दैट इज व्हाट, या कंजम्पशन इक्वेशन लिखे दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस फंक्शन। 400 इज व्हाट? ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी कि सी बार, ये यानी कि वो खर्चा है जो कि होकर ही रहेगा। 0.6 इज व्हाट? इट इज एमपीसी। और या फिर बी या फिर डेरिवेटिव। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है आपको? ये जो एमपीसी है ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है श्रुति? चेंज इन कंजम्पशन। वेरी गुड। इनकम में जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से कंजम्पशन कितना चेंज हो रहा है, दैट मींस कहना है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। इतना एडवांस है आप लोग? इनकम चेंज होने की वजह से कंजम्पशन कितना चेंज हुआ? 100 रुपया अगर बढ़ा उसकी वजह से कंजम्पशन कितना बढ़ा, दैट इज व्हाट रिप्रेजेंटेड बाय एमपीसी। एंड वाई इज व्हाट? योर इनकम। ठीक है यहाँ तक बिल्कुल पक्का? एंड अगर इसका सेविंग्स फंक्शन क्या होगा? -400 प्लस 0.45 वाई। सेविंग्स एस क्या है? सेविंग्स फंक्शन। ठीक है एस इज व्हाट? सेविंग्स फंक्शन। -400 इज व्हाट?
माइनस सी बार दिस सेविंग्स 0.4 इज व्हाट एमपीएस क्या है इनकम के हिसाब से माइनस भी नहीं होता 1 माइनस भी होता है भाई माइनस एस बाय व्हाट सॉरी डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई यानी इनकम बढ़ने के वजह से आपने सेविंग्स कितना बढ़ाया इज इट डायरेक्टली रिलेटेड टू एमपीसी यस बिकॉज इसको क्या बोलता है इसको 1 माइनस बी भी बोलता है क्या ठीक है बिकॉज वाई बिकॉज एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू व्हाट सही पढ़ा रहा है क्या समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छे से पक्का द मैक्सिमम वैल्यू और द मैक्सिमम डेरिवेटिव ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस इज व्हाट ठीक है बिल्कुल यहाँ तक डाउट ठीक है दैट मींस मार्जिनल वर्ड जैसे ही आएगा मार्जिनल का मतलब क्या है चेंज मार्जिनल वर्ड आते क्या समझना है आप लोगों को चेंज और चेंज कहाँ कहाँ आ रहा है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई बिकॉज डेल्टा का मतलब क्या है चेंज तो चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम याद करने नहीं बोल रहा आपको सिर्फ समझने के लिए बोल रहा आपको और अगर आपका चेंज हो रहा है पैसा तो कुछ ना कुछ पैसा आप उसमें से इनकम में खर्चा करोगे एंड कुछ ना कुछ आप सेव करोगे दैट इज व्हाई द बोथ डेरिवेटिव्स बोथ ऑफ द पैरामीटर्स हैव कम व्हिच इज व्हाट एमपीसी एंड एमपीएस मेक सेंस सही है बिल्कुल यहाँ तक ठीक है दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर कांसेप्ट व्हिच इज व्हाट एपीसी एंड एपीएस एमपीसी एंड एपीएस जो है हम लोगों ने इस कंजम्पशन फंक्शन या इक्वेशन के थ्रू समझ लिया ताकि हम लोगों ने दोनों चीजों को समझ लिया ठीक है एपीसी एंड एपीएस क्या था आपका एपीसी स्टैंड्स फॉर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एपीएस स्टैंड्स फॉर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव दोनों मार्जिनल और एवरेज में फर्क क्या है मार्जिनल क्या बता रहा है आपको चेंज के बारे में बता रहा है डेल्टा वाला वर्ड आ गया एवरेज क्या बता रहा है ऑन एन एवरेज अगर आप इनकम कमाते हो तो आप कितना कंजम्पशन करते हो दैट मींस आई कैन रिप्रेजेंट इट बाय सी बाय वाई इनकम का कितना पोर्शन आप कंज्यूम कर रहे हो एंड ये क्या होगा एस बाय वाई मेक सेंस ठीक है एंड सिंस हम लोग इक्वेशन बता रहे हैं तो एमपीसी सॉरी एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू व्हाट 1 ठीक है माइंड यू कंजम्पशन जो फंक्शन है उसमें कौन सा आ रहा है एपीसी या एमपीसी ऑब्वियसली एमपीसी क्योंकि एमपीसी क्या बता रहा है आपको चेंज बेसिक खर्चा ऑटोनोमस खर्चा प्लस चेंज इन खर्चा बेसिक खर्चा यानी ऑटोनोमस खर्चा प्लस चेंज इन खर्चा कहां से मिलता है आपको एमपीसी के थ्रू बेसिक खर्चा कहां से मिलता है ऑटोनोमस कंजम्पशन सिमिलरली सेविंग्स का बात करें तो क्या होगा दिस सेविंग्स जो आपका कर रहा है प्लस चेंज इन सेविंग्स दैट मींस माइनस सी बार प्लस एमपीएस ऑफ वाई तुम लॉस्ट है समझ में आया क्लियर है बिल्कुल यहां तक सॉर्टेड रिकलेक्ट करो दिमाग में वापस सारे पॉइंट्स को भूल गया ठीक है बिल्कुल क्लियर पक्का एपीसी एपीएस समझ में आ गया आप लोगों को पक्का 100% एवरेज बता रहा है एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में भैया कितना एवरेज में हो रहा है एमपीसी क्या बता रहा है चेंज बता रहा है आपको दोनों एपीसी एमपीसी समझ में आया प्रॉपर्ली ठीक है मुझे बताओ क्या एपीसी कैन बी मोर देन 1 कैन एपीसी बी मोर देन 1 कम से कम 18वां बार ये क्वेश्चन पूछा होगा मैंने और 18वां बार में ऐसे कोई 2-3 नमूना होता जो गलती करता ही है कैन एपीसी बी मोर देन 1 एवरेज में क्या कंजम्पशन भी मोर देन इनकम हो सकता है नहीं हो सकता एवरेज में हो सकता है ना कब होगा जब ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा अब तो इसमें कंफ्यूजन आना ही नहीं चाहिए आपको अब यू शुड बी सो रॉक सॉलिड कि आपको पता है कॉन्सेप्ट नाउ द पॉइंट इज कि अगर अभी भी आप बेसिक्स में वर्क करोगे तो अल्टीमेटली क्वेश्चंस कब सॉल्व करोगे मैं आज आप लोगों को फंडामेंटली यही करवा रहा हूं कि आप लोग अभी हाथों हाथ किताब पिक करके आप जो है क्वेश्चन को दे सकते हो बात समझ में आया आपको क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक ठीक है तो एपीसी क्या मोर देन 1 हो सकता है ऑब्वियसली बिकॉज क्या है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हाट ऑटोनोमस कंजम्पशन द आंसर इज ऑब्वियसली यस कैन एपीसी बी इक्वल टू 1 ये कब होगा वेरी गुड जब कंजम्पशन विल बी इक्वल टू इनकम दैट मींस सेविंग्स विल बी इक्वल टू 0 परफेक्ट दैट मींस दिस आल्सो पॉइंट इज नोन एज द मतलब ब्रेक इवन पॉइंट अगर लिखा है ठीक है तो हम लोग समझ गया c इक्वल टू वाई एस इज इक्वल टू 0 एंड एपीसी इक्वल टू 1 एंड अगर लिखा है एपीसी इक्वल टू 1 उसका मतलब क्या समझ रहा है इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहा है आपको कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम दिस इज इन रेफरेंस टू अ न्यूमेरिकल समझ में आया ना आपको ये न्यूमेरिकल का एग्जांपल मैं समझा रहा हूं आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल में अगर लिखा हुआ है आपका एपीसी इज इक्वल टू 1 दैट मींस व्हाट दिस इज द पॉइंट ऑफ व्हाट
break even, that means consumption is equal to income, that means savings is equal to, can I say that? पक्का? ठीक है. and उस समय APS क्या होगा बाबू लोग? 0 होगा या नहीं होगा? savings will be what? 0. average को पढ़ने का तरीका याद है ना, लास्ट कैलेंडर को पकड़ो. ठीक है, savings is what? 0. चलेगा क्या यहाँ पे? Can APC be equal to 0? The answer is no, because Q, because of the presence of, again, autonomous consumption. Can APS be negative? The answer is yes. कब होगा? एक वर्ड में आंसर. हाँ, उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, इतना ही चाहिए बस. ठीक है, स्पेसिफिक टू द आंसर. बताओ, ठीक है, समझ में आया? क्लियर? पक्का? ओके. एमपीसी बताओ, क्या एमपीसी बी इक्वल टू 1 हो सकता है? उससे ज्यादा. ठीक है, क्या एमपीसी इक्वल टू 1 हो सकता है? आंसर इज जितना इनकम मैंने कमाया एक्स्ट्रा, उतना ही मैंने एक्स्ट्रा खर्चा बांट लिया अपना. क्या एमपीसी मोर देन 1 जनरली हो सकता है? द आंसर इज नो. क्यों होगा? मैंने अगर 1000 रुपए का इनकम बढ़ाया तो क्या मैं 1200 रुपए का खर्चा बढ़ाऊंगा क्या? इन जनरल केस नहीं. मैं क्यों बढ़ाऊंगा? मैक्सिमम कितना बढ़ाने का मन करेगा मेरा? 1000. ठीक है, तो इन नॉर्मल केसेस इट डज नॉट हैपन. एपीसी में हो सकता है बिकॉज उसमें एवरेज के बारे में बात कर रहे हैं पूरा, और मार्जिनल में क्या बात कर रहे हैं अपन? चेंज के बारे में. क्या एमपीसी बी इक्वल टू 0? हो सकता है ना, अगर मेरा इनकम 1000 रुपए से बढ़ गया और मेरा खर्चा 1 रुपए से भी नहीं बढ़ा, पॉसिबल? क्योंकि हम लोग चेंज के बारे में बात कर रहे हैं. योर चेंज इन कंजम्पशन हैज नॉट इंक्रीज्ड और इट हैज रिमेन कांस्टेंट. पहले आप 20,000 रुपए में खर्चा बांट रहे थे, अभी भी 20,000 रुपए खर्चा है, आपका इनकम बढ़ गया. इस केस में एमपीसी क्या हो रहा है? 0. उस समय एमपीएस क्या होगा? 1. यानी जो आपका इनकम बढ़ा, एमपीएस को रीड करो. इसका मतलब क्या? जो आपने इनकम बढ़ा आपका, वो पूरा का पूरा पैसा आपने क्या कर दिया? सेव कर दिया. बात समझ में आया क्या? दिस चैप्टर शुड बिकम योर सेकंड ब्लड सिस्टम, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है जो को याद करना है. बात समझ में आया आपको? ठीक है, तब आपको कोई डाउट नहीं होगा इस वाले टॉपिक में. कोई भी क्वेश्चन आ जाओ, आप कोई ना कोई रूट तो निकाल ही लोगे इसका आंसर का. ठीक है, आपको मेहनत किसमें करना होगा? बेसिक हल्का सा, वो है थियोरी में हल्का सा, वो भी हल्का फुल्का. ठीक है, तो टर्म 2 इज अ वेरी गोल्डन चांस. आईडी अपने डिकोड कर लिया. देयर इज नो रॉकेट साइंस इन आईडी वाला पार्ट में, सब एग्री करेगा. मैक्रो में देयर आर 2 मोर प्रैक्टिकल चैप्टर्स. ठीक है, और जिसको पसंद है प्रैक्टिकल्स हल्का हल्का, उसको ये 2 चैप्टर बहुत पसंद आएगा. ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है याद करने का ऐसा कि हाँ ये याद करना है, ये कॉम्प्लेक्सिटी है, ये फंक्शंस याद करना है या कुछ याद करना. ठीक है, हाँ एक्सेप्ट यूनिट नंबर 3 में हल्का हल्का याद करना पड़ेगा, बट वो याद करने वाला टॉपिक नहीं हो, तो एनालिटिकल चीज है. ठीक है, चलेगा? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? सॉर्टेड? ओके. अब वो एमपीएस कैन बी नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे तो सब लोग समझ जाएगा ना आराम से. ठीक है, पक्का यहाँ तक? ठीक है, तुमने चार्ट्स कर लिया. यहाँ पे हमने कंजम्पशन फंक्शन के थ्रू एपीएस, एमपीएस, एपीसी, एमपीसी ये समझ लिया प्रॉपर्ली. क्लियर यहाँ तक बिल्कुल? ठीक है ना, चलेगा ना? डन. हाँ जी, बताइए. अगर कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है आपका 20 + 0.8y, अगर कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ 20 + 0.8y, आपको डिटरमाइन करना है इनकम लेवल. ठीक है, व्हेन APC equal to 1, you have 5 minutes. क्या दे रहा है आपको? 3 minutes. कॉपी नहीं चाहिए आप लोगों को इसमें, पर ठीक है कर लो.
Question number 2. If APC equal to 0.8, if APC equal to 0.8, हाँ जी, 20.8 पॉइंट में आंसर आएगा। दो क्वेश्चन फटाफट। बताओ बताओ क्या हुआ? तो छोड़ दो भैया। पहला वाला 1 आया। वेरी गुड भैया 1 आया, मतलब 100/100 तो 1। एपीसी तो 1 दिया भाई है। इनकम पूछा आपको, 1 रुपए का इनकम होगा। बताओ 100 है। टाइम हो गया। क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन देखने का क्या है इसमें? 2 मिनट का लाइन भी नहीं है। पहले का आंसर क्या निकला? पहले का बताओ, सेकंड का बताओ कितना निकला? 40 पॉसिबल ही नहीं है। 2000 करोड़ का इनकम में से सेविंग्स 40 करोड़ का करेगा क्या? कैसे निकाला? इतना बेसिक लेवल का क्वेश्चन नहीं सक रहा तुम लोग, कैसे निकाला? जीरो पॉइंट नहीं समझ आया। 4000 पर 0.8, 2000 इंटू 0.8 बाई 0.8। निशा नहीं हुआ क्यों? तुमको ऐसा दरकार क्या पड़ा तुम लोगों? सबसे पहले तुम लोग क्वेश्चन देखे समझ में आना चाहिए कि डेटा सब कुछ दिया हुआ ही है, क्या निकालना वो भी आना चाहिए। आई हेट टू डू इट बट आई हैव टू डू इट अगेन। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में आइए। क्या दिया हुआ है? c इक्वल टू व्हाट? 20 प्लस 0.8y। ठीक है, एपीसी अगर 1 है उसका मतलब क्या? एपीसी इक्वल टू 1 है तो क्या है उसका मतलब? अभी अभी बताया था, c इक्वल्स टू y या फिर s इज इक्वल टू 0। s डज नॉट मेक एनी सेंस बिकॉज सेविंग्स का कुछ मेंशन ही यहाँ पे किया हुआ नहीं है, विच इज मोर एप्ट। c इज इक्वल टू y, तो y इक्वल टू 20 प्लस 0.8y। ठीक है, इसको ट्रांसफर किया, हाँ 0.2y इक्वल टू 20, y इक्वल टू 20 बाई 0.2 विच इज हाउ मच?
2000 into 0. Another method to do it. APC कितना दिया हुआ है? APC कितना दिया हुआ है? 1. APC कैसे निकालता है अपन? C by Y इक्वल टू 1. C कितना दिया हुआ आपका? 20 प्लस 0.8 y by y इक्वल टू 1. y को जो ट्रांसफर करो, दिस विल बी वेरी चाइल्डिश, बट ये कर रहे हैं हम लोग. अभी भी आंसर सेम आएगा. इक्वेशन सेम बन गया. एनी हाउ अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को फॉर्मूला दिमाग में है, मेरे को फॉर्मूला के थ्रू जाना है, तब भी आंसर आएगा. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्सेप्ट के थ्रू जाना है, तब भी आंसर आएगा. इट इज इम्पॉसिबल दैट यू डोंट गेट एन आंसर. सेकेंड वाला मेथड आई विल नॉट सजेस्ट, बट अगर निकलता है तो निकलो, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं. आंसर लिखने से मतलब है. सेकंड ट्राई करना है, अभी मैं ही करवाऊं? हो गया. किसका किसका हो गया? हाँ हाँ सर 400 है, समझ लो. ओके. शिवांगी जी नहीं है? कोमल? कितना है 0.2 का? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर. वेरी गुड ना, सिंपल क्वेश्चन है. इतना कम टाइम, आप इतना टाइम लग रहा है आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन निकालने में? पलक? तुम लोग आंसर आने से एक साथ आता, नहीं आने से नहीं आता ये. वही तो पूछ रहा है. क्यों? अगर एपीसी इक्वल टू 0.8 है, अगर एपीसी, हम और क्वेश्चन देगा तुम लोगों को. ये 200 सेटिस्फाइड तो नहीं है, हमको लगा था आगे बढ़ जाता हम इसमें. आएगा एग्जाम में. इतना बेसिक लेवल का क्वेश्चन अगर तुम लोग सोच नहीं सकेगा तो कैसे कर पाएगा बताओ? तो फिर तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है. 0.8 अगर एपीसी है तो व्हाट इज एपीएस? 0.2. 2000 का इनकम में एपीसी इज 0.2. 2000 का हिस्सा में 0.2 इज व्हाट? इज व्हाट योर सेविंग्स वाला पार्ट. मतलब 2000 इंटू 0.2 विच इज हाउ मच? 400. खत्म. वापस उसमें भी दिक्कत हो रहा है. तो क्या है? एपीएस कितना निकला आपका? 0.2. कैसे निकला ये? 1 माइनस 0.8 विच इज हाउ मच? 0.2. ठीक है. एपीएस कैसे निकालता है अपन? एस बाई वाई इक्वल टू 0.2. एस बाई नीचे कितना दिया हुआ है? 2000 इक्वल टू 0.2. एच इज इक्वल टू 0.2 इंटू 2000 विच इज हाउ मच? 400. मैं यू नीड हाई अमाउंट ऑफ रीडिंग वाला. तुम 0.8 बोला, तुम 0.8 बोला. गलत है, गलत है. हम क्यों पूछे उससे? गलत है. समझ आया? दिव्यांश नहीं हुआ? शर्म आ रहा है? जिसका नहीं हुआ शर्म आना चाहिए वाला टॉपिक में, क्योंकि एकदम बेसिक क्वेश्चन था ये सब. और हम आप लोग को ऐसे टीज करने के लिए नहीं बोला, जेन्युइनली बहुत इजी क्वेश्चन था. जो लोग कर रहे हैं लोगों को पता है ये बात. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए. चलिए, जब तक आंसर नहीं है तब तक हम नहीं जाने वाला आगे. सेविंग्स फंक्शन दिया हुआ है आपका -20 प्लस 0.3 y. you have to calculate the consumption function. That is what? See, at an income level of rupees 1000. अच्छा, give me one.
किसी भी तरीके से करो इस क्वेश्चन को। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, सेविंग्स तो निकाल सकते हो आप लोग। सेविंग्स कितना लिख लेगा इस केस में? सेविंग्स इज इक्वल टू व्हाट? -20 प्लस 0.3 इंटू 1000, ठीक है। -20 प्लस हाउ मच? 300, दैट इज हाउ मच? 280। इनकम दिया हुआ 1000, सेविंग्स आ गया 280, तो कंजम्पशन कितना होगा? 720। क्योंकि इनकम का कोई ना कोई पोर्शन अपन क्या करेगा, या तो कंज्यूम करेगा या तो सेव करेगा, ठीक है। सही है यहाँ तक बिल्कुल। या फिर आप इस सेविंग्स फंक्शन को कंजम्पशन फंक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, वो क्या होगा? 20 प्लस 0.7 बाई, ठीक है, तो कितना होगा? 20 प्लस 0.7 इंटू विच इज हाउ मच? 1 more question. बाद में कर लेना दादा, तुम बिजनेस बाद में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड consumption, please. Consumption and savings. Find consumption and savings when autonomous ये वाला, ये लास्ट ट्राई कर लीजिए। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एग्जाम में आया हुआ 2019, सैंपल पेपर 2019। $100 crore MPS is 0.2, Y equal to 4000। खुद से कर लो रियल।
चलो निकालिए प्लीज, 2 क्वेश्चन 5 मिनट। फाइव नहीं हुआ, जो 5 कर रहा है आराम से करो, बाकी लोग मेसअप में कर लो एक बार। AD इज इक्वल टू व्हाट? ध्यान दो ध्यान दो, बस बस कुछ हो गया। AD इक्वल टू व्हाट? C प्लस आई कौन सा लेता है हम लोग? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट? दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये तो दिया हुआ 100, ये तो सिंपल है, इस पे कोई रॉकेट साइंस नहीं। C निकालना आता है क्या आप लोग को? कैसे निकालता? C बार प्लस P इंटू वाई, B इज व्हाट? MP C, दिया हुआ क्या है? MPS, इसमें से MPC निकाल सकता है क्या? कितना होगा? 0.8। तो C बार कितना दिया हुआ आपका?
50 प्लस ये कितना होगा 0.8 इंटू वाई कितना है, कितना हो रहा है 50 प्लस 0.8 इंटू 4000 कितना है। बहुत जन एग्जाम में यहाँ तक लिख के छोड़ देगा, ये गलती करेगा। ठीक है, मैं तो हमें सजेस्ट करता हूँ, सुनो ना एक सेकेंड, सुनो तो सही। मैं शुरू से ये बोल रहा हूँ आपको कि इस तरीके से करके आप क्या करोगे, इसके बाद में यहाँ ऐड कर दोगे 3250 प्लस 100, यानी कि कितना होगा आंसर। जो 100% गलती नहीं करता है, सिली मिस्टेक नहीं करता, वो वैसे कर लो भाई। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, 3350 तो लिखा है, एक सेकंड कंप्लीट करने दो। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको कैसे करना समझो। एमपीएस कितना दिया हुआ था, तो एमपीसी कितना होगा, ये तो पता है आप लोग को। एडी इज इक्वल टू व्हाट, सी प्लस आई। कैन आई राइट, ध्यान से, कैन आई राइट सी इज इक्वल टू सी बार, एक बार सुनो, सी बार प्लस बी इंटू वाई प्लस आई, यही लिख लो प्लस आई, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, सी बार कितना दिया हुआ है 50, बी कितना दिया हुआ 0.8। गलती सुनो, एक तो वो 100 को मिस कर दिया आपने, दूसरा आपने एमपीएस को कन्वर्ट ही नहीं किया, आपने 0.2 के मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 गलती सकता, उसके अलावा आपका कंसेप्ट ही हिला, फिर तो अलग ही बात है। ठीक है, फिर तो आपको भगवान का नाम लेना चाहिए साथ में, तो हिला भैया। ठीक है, डन। आओ, यूनिट नंबर 1 में 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं, सुनिए। यूनिट नंबर 1 में 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं, क्या क्या था आपको याद है, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, एक्स एंटे सेविंग्स और एक्स पोस्ट सेविंग्स। ये आपके थियरी क्वेश्चंस बनने के हाई चांसेस है। यूनिट नंबर 1 का लास्ट पन्ना, यूनिट नंबर 1 का लास्ट 2 पन्ना जो दिया हुआ है ना, उसमें इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, उसी में एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, एक्सपोस्ट, ये वाला एक्सपोस्ट वाला पार्ट दिया हुआ है आपका। वो दोनों का दोनों आपके लिए थियरी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां तक अपन ने जो किया वो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बाकी जो है आपका थियरी के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्स एंटे एक्सपोस्ट। ये आपका 2 साल पहले शायद सैंपल पेपर में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। कभी कभी क्या होता है बता रहा हूँ, ठीक है, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट नहीं देकर या ऑटोनोमस सेविंग्स नहीं देकर, ऑटोनोमस सेविंग्स तो खैर होता ही नहीं है, दिस सेविंग्स वाला पार्ट होता है, बट इफ इट इज गिवन, इट माइट बी गिवन एज एक्स एंटे। एक्स एंटे का मतलब क्या था, एक्स एंटे इज एक्सपेक्टेड, एक्स एंटे क्या हो गया आपका एक्सपेक्टेड, और एक्स पोस्ट क्या हो गया आपका जो एक्चुअल हो गया। आपने आशा किया था आप 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करोगे, आपने किया 80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, तो 100 करोड़ इज व्हाट योर एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, जो आपने आशा किया था, और आपका असलियत कितना है 80 करोड़ का। ठीक है, तो क्योंकि आप लोग हर चीज एक्चुअल लेते हो या एस्टिमेटेड लेते हो, तो अगर क्वेश्चन में एक्स एंटे वर्ड दिया है उसका मतलब क्या, इट इज व्हाट एस्टिमेटेड। समझ में आया, तो एक्स एंटे का मतलब क्या है एस्टिमेटेड, एक्स पोस्ट का मतलब क्या है एक्चुअल, इतना ही है बस। उसके आगे कुछ भी वर्ड लगाया तो आप लोग समझ जाओ। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट लिखा मतलब क्या हुआ एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट, और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट लिखा मतलब क्या हुआ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, बात खत्म, इतना ही है। तो ये आपको या तो प्रैक्टिकली हेल्प कर सकता है या तो ये आपको थ्योरी में यूज करेगा आपको। ठीक है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, चलेगा ना, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट सब याद है ना, स्ट्रक्चरल फिक्शनल। अगर कोई बिजनेस में स्ट्रक्चर चेंज होता है, टैली से एसएपी में चला गया तुम, उसकी वजह से क्या होता है टेम्परेरीली एम्प्लॉयमेंट जो है क्या हो जाता है, हट जाता है। मतलब एक इंसान जो है उसको टैली में ट्रेन था, कंपनी ने एसएपी इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसको बेचारा को जब तक वो ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करता, जब तक उसको एसएपी का आइडिया नहीं होता है, तब तक तो वो टेम्परेरी अनएम्प्लॉयड है ना, इसको बोलता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चर चेंज हुआ एक फॉर्म का, इसकी वजह से आप अनएम्प्लॉयड हो गए। और फ्रिक्शनल का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल तुम एक जगह काम कर रहे हो, तुम अमेजोन में काम कर रहा है, तुम अभी तुमको गूगल में ऑफर मिल गया, तो तुम टेम्परेरी पर्पज से जब तक तुम्हारा ट्रांजिशन हो रहा है, अमेजोन को छोड़ना गूगल में आना, जैसे लेटर ऑफ ट्रांजिशन ना,
तो तुम बीच का टाइम, जब तक तुम Amazon को छोड़ चुका है और गूगल में पे ज्वाइन किया नहीं है, तब तक तुम टेम्परेरी अनएम्प्लॉयड रहता है, उसको बोलता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। बात समझ में आया? एडी यूनिट 1 लास्ट टॉपिक, ठीक है। और एक है आरओई और एमईआई, एक है आरओआई और एमईआई। आरओआई इज व्हाट? रेट ऑफ इंटरेस्ट। एमईआई इज व्हाट? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्जिनल व्हाट? एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, उस प्रोजेक्ट में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई भी पैसे लगा रहे हो, ठीक है, उसमें आप कितना पैसा, कितना रिटर्न कमाने की आशा करते हो, विच इज व्हाट? एमईआई। फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट आपने किया, उस पे रिटर्निंग एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न ऑफ 14%, दिस इज व्हाट? एमईआई। एंड जो उसमें खर्चा होने वाला है, मतलब अगर आपने लोन वगैरह लिया, उसमें कुछ आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दैट इज 10%, तो वो क्या हो गया? आरओआई। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर कोई भी आप बिजनेस में तब पैसे लगाओगे व्हेन योर एमईआई इज ग्रेटर देन व्हाट? ठीक है, बताओ। एमईआई तुम जो रिटर्न कमाने वाले हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम रिटर्न कमाने का, जब तुम कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, पैसे लगाते हो, तो तुम दो चीज को दिमाग में रखोगे। एक क्या है, उससे कितना आप रिटर्न कमा सकते हो, दैट रिटर्न इज नोन एज एमईआई, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। और कितना आप लोन पे इंटरेस्ट दोगे, वो मेरा खर्चा है, दैट इज व्हाट? आरओआई। अगर एमईआई इज मोर देन आरओआई, तो हम लोग क्या करेगा? इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 1 का मैक्सिमम तो मैक्सिमम व्हेन योर एमईआई इज इक्वल टू आरओआई, यू कैन थिंक अबाउट कि फ्यूचर ग्रोथ में बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन है, तो तुम कर सकता है ये। फ्यूचर में तुमको आ सकता है कि एमईआई इक्वल टू आरओआई, बट फ्यूचर में यू एक्सपेक्ट दैट योर एमईआई इज मोर देन आरओआई, तब यू कैन आस्क। अदरवाइज नॉर्मली सिचुएशन में क्या होगा, व्हेन एमईआई इज ग्रेटर देन आरओआई, तभी हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। मैं पूरा क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई विल शेयर इन द ग्रुप आल्सो। इस लेक्चर को प्लीज एज अ पैरामीटर रख के रखना, बहुत काम आएगा, यू अंडरस्टैंड दैट। यूनिट नंबर 1 सॉर्टेड, कंप्लीटेड पूरा प्रॉपर्ली, अच्छे से, पक्का। यूनिट नंबर 2 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम्स फ्रॉम दिस पार्ट, क्योंकि ऐसा कोई पार्ट यहाँ पे है नहीं जो मैं आपको बोल दूं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चाहे वो इक्विलिब्रियम स्टेट हो, चाहे वो मल्टीप्लायर हो, दोनों टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी लॉजिकल, ठीक है। बट अभी हमको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जाने का मन नहीं है, हम एकदम एग्जाम ओरिएंटेड आपसे डिस्कस करता है, ठीक है। दो टॉपिक है, एक है इक्विलिब्रियम का, कहाँ से हो रहा है काम, वहां पे हो रहा है क्या? आइए, इक्विलिब्रियम पोजीशन मैं डायरेक्ट चार्ट से डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ में यहाँ पे, ठीक है। वो 5 मिनट का बोला, खाली खत्म हो जाएगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ये कौन सा कर्व है? एएस कर्व। एंड एडी कर्व कैसे होगा? ठीक है, एडी कर्व इज व्हाट, क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? सी प्लस, ये क्या है आपका, ठीक है। ये दोनों एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिख रहा है क्या आपको? इधर तीन चीज आता है, क्या क्या आता है? इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। मैं आपको बताता हूँ, इस चैप्टर में तीनों टॉपिक बहुत रेलेवेंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट एक एम्प्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी पार्ट था, आपको पता ना, वो मैंने आपको हाईली एक्सपेक्टेड एग्जाम में डाला है उसको, ठीक है।
और लास्ट पॉइंट इज ऑलवेज मल्टीप्लायर। उससे मैं क्वेश्चन थ्योरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 2 मार्क का मल्टीप्लायर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विद और, मतलब कि आई एक्सपेक्ट इक्विलिब्रियम, एकदम स्पेक्यूलेशन है बता रहा हूँ, इक्विलिब्रियम मल्टीप्लायर का एक और क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं एडी का बात करूँ पूरा स्ट्रक्चर, इक्विलिब्रियम या फिर मल्टीप्लायर का एक और क्वेश्चन, दोनों आगे तो चलो इट्स लाइक पता नहीं क्या ही बोले, ठीक है। एडी का इक्विलिब्रियम और मल्टीप्लायर, सॉरी थर्ड टाइम बोलो, इक्विलिब्रियम का क्या होगा आपका और क्वेश्चन, एक एक्सेस डिमांड या फिर डेफिसिट डिमांड का जो मेजर्स वाला पार्ट है, इट कैन बी अ मॉनेटरी मेजर आल्सो, इट कैन बी अ फिस्कल मेजर आल्सो, दोनों आपको दिमाग में रखना है। फिस्कल इज डन बाय होम, गवर्नमेंट, ठीक है, डिस्कस भी कर लेंगे हल्का सा। मॉनेटरी मेजर कौन करता है, आरबीआई, ठीक है। दोनों का चांसेस है आने का, ये दोनों क्वेश्चन में से एक बड़ा क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है। दूसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन जो आपको मुझे लगता है वो है एम्प्लॉयमेंट वाला जो पार्ट है ना, अंडर एम्प्लॉयमेंट ओवर एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट जो है, उसका पार्ट का एक हमको 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन आने का चांसेस लग रहा है, ठीक है। इतना तो हमको बेसिक लेवल पे लग रहा है कि आ सकता है, ठीक है, बिकॉज मैक्रो इन कंपैरिजन टू आईडी इज लेसर आई बिलीव, 1822, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 मार्क 4 मार्क 8 मार्क 9 10 मार्क तो हो ही गया, यहाँ पे 10 मार्क तो हो ही गया। 22 इज मैक्रो व्हाट, ये 10 मार्क का तो मोटा मोटी आपको मैंने बता ही दिया जो मुझे लग रहा है लाइकली, बाकी तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ठीक है, बट ये लग रहा है कि आ सकता है इसमें, ठीक है। और 3 मार्क का एक क्वेश्चन आने का चांसेस है, वो एग्जैक्टली पिकअप नहीं हो रहा है कहाँ से आएगा, ठीक है। 12 मार्क एंड 10 मार्क होगा। 10 मार्क इज नेशनल इनकम, 12 इज एग्रीगेट डिमांड, 10 इज नेशनल इनकम, वॉट एवर इट इज, ठीक है। आपको मैंने एस्टिमेटेड बता दिया, और इसके इस चैप्टर इस टॉपिक को करने के बाद में मैं आप लोगों को कुछ टेंटेटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा। कुछ तो मैंने ऑन द वे डिस्कस कर लिया अभी, कंजम्पशन फंक्शन वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये एपीसी एमपीसी वाला कभी कभी एकदम बेसिक लेवल का पेपर अगर बनाना है तो वो आ सकता है आपका, ठीक है। यूनिट नंबर 1 में लास्ट का पार्ट एमईआई आरओआई वाला पार्ट, क्योंकि ये बीच में 2 साल पहले से थोड़ा सा फेमस हो रहा था, ये सारे क्वेश्चन एक्सेंटे ये सब पार्ट थोड़ा सा आ रहा था, क्योंकि आप ये सब क्वेश्चंस जो है थियरी भूल जाते हो जनरली, तो ये सब सवाल क्योंकि 2 साल पहले पॉपुलर था, तो इट कैन बी आस्क्ड, ठीक है। सैंपल पेपर में जनरली कोई इंस्टेंट दिख नहीं रहा है इस बार, बट इट कैन बी आस्क्ड 2 साल का पहले के हिसाब से सोचते हुए। तो ये सब कुछ टॉपिक्स है यूनिट नंबर 1 का इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 2 का मैंने बताया थी आपको, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो कि रेलेवेंट नहीं है। बेसिक से बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन, जैसे एस वाला जो पार्ट अभी जो डिस्कस करेंगे वो भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। टू एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट 2 बार हाईलाइट हुआ है आपका क्वेश्चन, इसलिए एम्प्लॉयमेंट आई फील इट टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन व्हिच इज कमिंग अप। उसका क्या करना है आपको, इज्जत से उसका आंसर रेडी कर लेना कि क्या लिखने वाला विद डायग्राम, आपको आना चाहिए डायग्राम के नीचे क्या लिखने वाले हो, एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट जो डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है बिल्कुल। दो कर्व बनाया मैं, एडी और एएस का कर्व, इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, 3 चीज आ सकता है, मतलब कि अगर आप चाहो तो तीनों का अलग अलग चार्ट बना लो, या तो एक ही चार्ट में तीनों को समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। और इस तरफ क्या आता है आपका, ठीक है, सब कुछ लिख रहा हूं ताकि एग्जाम में आपको सबका आना चाहिए सब पार्ट, ठीक है। जिस पॉइंट में एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैंने लाइन बनाया है यहां से, दिस विल बी व्हाट, अगर इसको मैं मार्क करूं एस पी एंड इसको मार्क करूं एस ओ, तो ओपी इज व्हाट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, या फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। समझ में आया, यानी कि ये वो पॉइंट है, ये वो इनकम लेवल है, ठीक है। जब लोगों के इनकम इस तरीके से है कि जितना आपने मार्केट में सप्लाई करना चाहते हो आप, उतना ही मार्केट में डिमांड भी है, दैट मींस इट इज द इनकम लेवल, यानी कि 2000 का अगर इनकम लेवल है उस समय क्या होगा आपका, एग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अगर डाउट्स है तो आप लोग नोट्स का जो टेबल है मेरा, टेबल में एक बार दे सकते हो आप, ठीक है। ये टेबल आपको याद है सबको, हाँ ये वाला देखो, वाई दिख रहा है आपको, वाई, वाई कितना है, वाई देखो जिसमें मैंने मार्क किया मैंने, कितना में मार्क किया मैंने, 300 में मार्क किया। इनकम अगर 300 का है, ठीक है, जरूरी नहीं कि 300 ही हो हमेशा, कोई भी इनकम लेवल हुआ उसमें क्या हो रहा है, एडी बिकम्स इक्वल टू व्हाट, एएस, दैट मींस दिस इज व्हाट 300 इज व्हाट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। समझ में आया, ये चार्ट हमने ऑलरेडी इससे थ्रू डिस्कस किया है, चलेगा बिल्कुल। सिमिलरली अगर आउटपुट लेवल, इसमें आउटपुट कितना हो जाएगा, एग्जांपल 2000 यूनिट, इनकम लेवल रुपीस में होगा, इनकम लेवल जो है वो किस में होगा, रुपीस में होगा, आउटपुट किस में होगा आपका
आउटपुट किस में होगा आपका? यूनिट्स में होगा। अगर 1000 यूनिट आप बना रहे हो, अगर 1000 यूनिट आप बना रहे हो तो क्या हो रहा है आपका? जितना डिमांड है मार्केट में, एग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू व्हाट? जो आप आशा कर रहे हो, एग्रीगेट सप्लाई। बात समझ में आया? दैट मींस 2000 रुपए का अगर आप इनकम कमा रहे हो तो जितना डिमांड है उतना आप सप्लाई करवा सकते हो लोगों का। अगर 2000 यूनिट आप बना रहे हो या 1000 यूनिट आप बना रहे हो, एग्जांपल ले रहा हूँ, टेंटेटिव एग्जांपल्स दे रहा हूँ, 1000 यूनिट अगर आप बना रहे हो तो एग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू व्हाट? एग्रीगेट सप्लाई। मतलब कि मार्केट में एटलीस्ट 1000 यूनिट बनाने का आशा तो है, क्योंकि उतना का डिमांड आए। और मैंने हमेशा से बोला है कि केनेशियन थ्योरी जो है उसने हमेशा एग्रीगेट डिमांड को ज्यादा पुश किया है। उसका थ्योरी जो था वो एग्रीगेट डिमांड थोड़ा इंक्लाइंड था, इसलिए चैप्टर क्या है? एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड वाला पार्ट। बात समझ में आया ना आप लोगों को? तो वो थोड़ा सा एग्रीगेट डिमांड की तरफ इंक्लाइंड था। तो यू ऑलवेज थिंक फ्रॉम द डिमांड पॉइंट्स ऑफ व्यू, इतना डिमांड आएगा तो इतना यूनिट बनाना पड़ेगा। एंड सिमिलरली अगर सोचो 500 लोग हैं, 500 लोग अगर है, ठीक है, और जितना मार्केट में डिमांड है उतना सप्लाई पूरा हो रहा है 500 लोगों से बना के सामान, मतलब 500 लोगों की रिक्वायरमेंट है उतना सामान बनाने के लिए, ताकि मार्केट में एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू व्हाट? एग्रीगेट सप्लाई। तो हम लोग के लिए 500 नंबर ऑफ पीपल क्या है? इट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बात समझ में आया? अपने दुकान में 1000 का डिमांड आता है और अपने दुकान में उतना ही लोग हैं, 5 लोग चाहिए 1000 यूनिट बनाने के लिए, ठीक है, और 1000 का डिमांड है मार्केट में, और 5 लोग हमारे पास एम्प्लॉयड है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग शांति से है या नहीं? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था? शांति, स्टेट ऑफ रेस्ट। तो शांति से एक मार्केट में कैसे रह सकता कोई इंसान? जब जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई है, जितना इनकम चाहिए डिमांड के लिए उतना लोग बाग इनकम कमा रहे हैं, तो उतना ही करस्पॉन्डिंग सप्लाई भी हो जाएगा। इतना यूनिट बन रहा है कि जितना मार्केट में डिमांड है उतना ही सप्लाई हो रहा है, और इतना लोग एम्प्लॉयड है, इतना मार्केट में डिमांड है उतना ही सप्लाई करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। एंड हम लोग अज्यूम क्या करेंगे? हम लोग अज्यूम करेंगे कि इक्विलिब्रियम लेवल पे है, तो हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे अज्यूम करेंगे कि चल रहे हैं। अच्छा, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या था? यूनिट नंबर 1 का एक पार्ट मिस हो गया था शायद मेरे से। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या था? जितना लोग विलिंग है एंड एबल है, ठीक है, वो लोग जिनको विलिंग है, एबल है, इच्छा है काम करने का, वो लोग काम कर रहे हैं। तो अगर मार्केट में 1000 लोग हैं तो लोग अज्यूम क्या करेंगे कि 1000 लोग हायर्ड है और उतना ही मार्केट में डिमांड और सप्लाई। तो आइडियल सिचुएशन हो गया, ये तो फेरी टेल लव स्टोरी सिचुएशन हो गया कि मार्केट में 1000 लोग हैं और 1000 का ही डिमांड है, इस तरीके से कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो एकदम परफेक्ट सिचुएशन हो गया, मेड फॉर ईच अदर, 36 से 37 गुण मिल गया। बट रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज नॉट इक्विवेलेंट टू इक्विलिब्रियम लेवल एवरी सिचुएशन। हाँ, जब हम अज्यूम करेंगे तो हम लोग क्या मानेंगे कि हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल पे ही वर्क कर रहे हैं। बट जब एम्प्लॉयमेंट को इन जनरल एनालाइज करेंगे हम लोग, तो क्या क्या चीज को कंसिडर करेगा हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को? सो एग्जांपल, फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारे पास 1000 लोग हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारे पास कितना लोग हैं? 1000 लोग। मतलब 1000 लोग कौन हो गए? चलो, विलिंग है, एबल है और काम करने के लिए रेडी है, बट डिमांड आ रहा है सिर्फ 700 लोगों का। मतलब 700 लोग अगर हम लोग के पास है ना, 700 लोग अगर हम लोग कंपनी में रख ले तो एक ही कंपनी पूरा देश में, और अगर 700 लोगों को हायर कर लिया ना, तो जितना मार्केट में डिमांड है उतना सप्लाई कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इक्विलिब्रियम लेवल तो पहुंच गया कितना लोगों में? 700 लोगों में, क्योंकि 700 लोग ही चाहिए आपको कब? डिमांड को सप्लाई को इक्वल करने के लिए। ठीक है, बट अपने पास अभी भी कितना लोग रह गया? 300। तो ये क्या हो गया? वेरी गुड। ठीक है, और अगर सोचो अपने पास है 1000 लोग और एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई करने के लिए अपने को चाहिए 1200 लोग, हो सकता है? ठीक है, उस केस में क्या होगा? 200 लोग क्या हो गया? ओवर एम्प्लॉयड तो नहीं है, वी आर इन शॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अपन लोग ओवर एम्प्लॉय तो कर नहीं सकता। हाँ, दिस सिचुएशन इज ऑफ ओवर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हम लोग को और चाहिए लोग। बट क्या हम लोग एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि जितना भी मार्केट में एबल है, विलिंग है, वो लोग तो आ ही गया ना। और क्या पैदा करेगा क्या आदमी लोग को? समझ में आया ना बात? क्लियर है? बिल्कुल। इसको हम लोग वापस डिस्कस भी कर लेंगे, बट डिड यू गेट द पॉइंट कि क्या डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग? दोनों कॉन्सेप्ट को मैंने मिला दिया, इक्विलिब्रियम लेवल एंड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, दोनों अलग है। अज्यूम करेंगे हम लोग कि इक्विलिब्रियम लेवल एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल इज व्हाट? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज व्हाट? इक्वल। अज्यूम यही करेंगे। बट अगर आपको एम्प्लॉयमेंट को प्रॉपर्ली समझना है तो दोनों कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं हम लोग? अलग अलग करेंगे, समझेंगे कि इक्विलिब्रियम लेवल कौन सी लेवल एम्प्लॉयमेंट में हो रहा है एंड फुल एम्प्लॉयमेंट कौन से लेवल पे हो रहा है, टू एनालाइज जस्ट विच पॉइंट? द एम्प्लॉयमेंट लेवल वाला। बात समझ में? एग्जाम में अगर आपका एम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है तो ये सारा चीज को आप डिटरमाइन करोगे।
और आपको इक्विलिब्रियम पूछ रहा है तो कोई स्ट्रेस लेने दरकार नहीं, हम लोग के लिए सब कुछ सेम। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम लेवल पहुंचा तो फोकस किस में रहेगा, खाली एडी एएस वाला पार्ट में और एस इज इक्वल टू आई वाला पार्ट जो याद होगा आप लोगों को। ठीक है, अभी अभी बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल। AD equal to AS is also known as the what? Effective demand position। मतलब अगर effective demand लिखा, ध्यान दीजिएगा, effective demand लिखा, ठीक है, तो उस सिचुएशन को क्या बोलता है, AD equal to AS। मतलब इक्विलिब्रियम लेवल बोल लो या फिर इफेक्टिव डिमांड बोल लो, बात बिल्कुल सेम है। मतलब वर्ड खाली इंटरचेंजली यूज हुआ है। दो सिचुएशन क्रिएट होता है, व्हेन AD is what more than AS and when AS is more than AD। दोनों ही सिचुएशन इक्विलिब्रियम इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों सिचुएशन में क्या हो रहा है, शांति नहीं है ना, शांति नहीं है दोनों सिचुएशन में। अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई से तो अल्टीमेटली क्या होगा, मार्केट में एज अ होल डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है। अभी देख ही रहे हो आप लोग सिचुएशन, मार्केट में डिमांड हाई है सप्लाई कम है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, प्राइसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन का सिचुएशन आ जाएगा, चीजों का दाम बढ़ जाएगा, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली इट इज अ बैड थिंग फॉर द इकोनॉमी। गवर्नमेंट छाते से नहीं रह पाएगा। सिमिलरली अगर एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई ज्यादा और एग्रीगेट डिमांड खराब है, तो ये सप्लायर सेलर के लिए खराब है क्योंकि उसका इन्वेंट्री खराब हो रहा है, इन्वेंट्री पचा हुआ है फालतू का, पैसा हाथ में नहीं आएगा, मनी सप्लाई रुक जाएगा मार्केट में, उसको इन्वेंट्री को या तो सस्ता दाम में बेचना पड़ेगा या तो इन्वेंट्री को कम कर देगा, ये भी मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। तो आइडल सिचुएशन या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट कब होगा, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू व्हाट, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, ये मैंने आपको हिंदी में समझा दिया, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पहले का क्वेश्चन आता था। ठीक है, समझ में आया। एडी इक्वल टू क्या बोला मैंने, ध्यान दीजिएगा श्रुति, एडी इक्वल टू एस, दैट मींस सी प्लस आई इक्वल टू व्हाट, सी प्लस एस, सी एंड सी कैन बी कट, दैट इज एस इज इक्वल टू आई। दैट मींस इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्रिएट करने का दो सिचुएशन है, एडी इक्वल टू एस एंड एस इज इक्वल टू आई। सेविंग्स का पता ही हम लोग को, नेगेटिव से शुरू होता है और बढ़ते रहता है। इन्वेस्टमेंट कर्व इज व्हाट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, सेम चार्ट, खाली क्या हो गया, एडी एस की जगह पे कौन सा कर्व्स आ गया यहाँ पे, एस इज इक्वल टू आई। ठीक है, सेविंग्स कर्व कहां से शुरू हो रहा है, नेगेटिव से शुरू हो रहा है, बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट कर्व इज व्हाट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, और इससे हम लोग क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। वही तीन क्वेश्चन आएगा दिमाग में, जब एस इज इक्वल टू आई होता है तो क्यों अच्छा सिचुएशन है, क्योंकि जितना मार्केट में सेविंग्स इंपॉर्टेंट है उतना इन्वेस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा सेविंग से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाए तब भी खराब है, ये दोनों का बीच में बैलेंस रखना जरूरी है। तो भाई एस इज इक्वल टू आई क्यों नहीं है, होना चाहिए, एंड एस इज लेस देन वाई क्यों नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं, सच में अगर मन से पूछो आप मुझसे कि कौन सा ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन है ये मोर देन वाला क्वेश्चन में, क्योंकि एडी ग्रेटर देन एएस वाला भी क्वेश्चन आ रहा है, एस ग्रेटर देन आई वाला क्वेश्चन भी आ रहा है, दोनों में से अगर आप मुझसे पूछो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हमको लग रहा है। योर सेविंग्स इज नॉट इक्वल टू इनकम, सॉरी, when your savings is not equal to investment, sorry, ठीक है, तो why isn't it a ideal equilibrium situation। ठीक है, सेम आंसर्स, सब कुछ सेम है ऑलमोस्ट, आप एक बार रीडिंग करना है वाला पार्ट, फंडामेंटल एकदम पॉसिबल ये वाला पार्ट, ठीक है, सेम पॉइंट है वापस। ठीक है, इसको रीड करना पड़ेगा। ठीक है, हम बेसिक लेवल पे अज्यूम करेंगे क्योंकि बाकी लोग क्लासेस कर चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो हम इस वाला टॉपिक को रिपीट करेंगे, दैट विल बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, बात समझ में आया, इसको रीड कर लो, समझ में आ जाएगा आपको। हो सके तो क्लास के बाद ही अभी कर लेना, डाउट हो जाएगा तो कर लेना मेरे से पूछ के। ठीक है, सेम फंडामेंटल पॉइंट है ना। सेविंग्स का मतलब क्या, पैसे रोक के रखे हो, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, आप टेक्निकली खर्चा कर रहे हो,
खर्चा ज्यादा करोगे, सेव कम करोगे, तब भी नुकसान है, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो नुकसान। तो द आइडियल सिचुएशन इज व्हाट, S इज इक्वल टू I। बस इसको थोड़ा सा इंग्लिश फॉर्म में रीड करना है, और कुछ नहीं करना है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक। एंड सिंस हम लोगों ने देखा कि AD इक्वल टू AS जब होता है उसी टाइम में क्या होता है, S इज इक्वल टू I, और इसको प्रूफ भी किया था, याद है हम लोगों ने 300 लेवल ऑफ इनकम में क्या हो रहा है, S इज इक्वल टू I हो रहा है, एंड 300 लेवल ऑफ इनकम में क्या हो रहा है, AD इक्वल टू AS। मतलब दोनों चार्ट को हम लोग को एक साथ बनाना है। I think I should not explain this part। शुरू आप लोग सेविंग्स कर्व से करोगे, फिर इन्वेस्टमेंट कर्व बनाओगे, उसी करस्पॉन्डिंग पॉइंट में क्या होना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का शुड बी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। इसलिए ये वाला चार्ट जो है मैं हाथ से बनवाता हूँ, ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दोनों इस तरह, मतलब इन सिंपल लैंग्वेज, व्हेन योर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, उसी वक्त में सेविंग्स विल बी इक्वल टू व्हाट, इन्वेस्टमेंट। सही है यहाँ तक बिल्कुल, इसको बना लेना प्रियंक, मैं इसको हाथ से बनाओ पहले, ठीक है, चलेगा बिल्कुल क्लियर, पक्का, डाउट आशी नहीं? आइए, ठीक है, मेरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में आइए प्लीज, ठीक है। आई थिंक सबका स्टार मार्क किया हुआ वही वाला पार्ट, ठीक है, हमको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, नहीं है तो गाली मत देना, आ जाएगा तो तारीफ कर देना, ठीक है। आओ, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। इक्विलिब्रियम लेवल और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में फर्क है, ठीक है। क्या फर्क है जी, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या था, वो सिचुएशन जहां विलिंग एंड एबल लोग जितने हैं वो लोग को जॉब मिल रहा है, और हम लोग जनरली क्या अज्यूम करेंगे, योर इक्विलिब्रियम लेवल एंड योर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज व्हाट, कंप्लीटली इक्वल। इसलिए क्या लिखा हुआ है, देखो पहला पॉइंट, सॉरी क्या लिखा हुआ है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बात समझ में आया, दोनों पॉइंट को मिला दिया, फुल एम्प्लॉयमेंट भी है साथ में इक्विलिब्रियम भी है। इसमें तो सिंपल सी बात है, वही जो चार्ट आपने बनाया वही है, ठीक है, और इसका यूनिट नंबर 3 किया हुआ है, वो चार्ट और ये चार्ट भी सेम है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? बताओ, ये तो एकदम आइडियल सिचुएशन हो गया कि फुल एम्प्लॉयमेंट भी है देश में, मतलब 1000 लोग भी है और 1000 लोग की रिक्वायरमेंट भी है, और मार्केट में AD इक्वल टू AS भी हो रहा है। प्रॉब्लम का सिचुएशन था जब अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब कि इक्विलिब्रियम कब हो रहा है, यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कहाँ हो रहा है, यहाँ पे, मतलब लोग चाहिए आपको OQ, ठीक है, लोग आपको क्या चाहिए OQ, बट आपके पास लोग कितने हैं OQ1, समझ आपको लोग कितने चाहिए OQ, लोग कितने हैं OQ1, दैट मींस व्हाट हैपेंस, अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन आ गया आपका। बात समझ में आया, क्लियर है बिल्कुल यहां तक, पक्का, ठीक है, समझ गया ना बात को। आपने अज्यूम किया कि डिमांड इतना होगा, डिमांड आया कितना का, ठीक है, आपने अज्यूम क्या किया था कि डिमांड किस में आएगा, ई में आएगा, अजम्पशन, डिमांड कम आ गया तो लोग बाग भी क्या होगा, कम हायर होगा, ज्यादा हायर होगा, कम, तो एज ए रिजल्ट दिस मार्केट विल बी क्रिएटिंग व्हाट, अ सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब दैट मींस योर एक्सपेक्टेड एग्रीगेट डिमांड, इसको डायरेक्ट एग्रीगेट डिमांड लिख दोगे, because aggregate demand is what, always expected is less than what, is more than what, the actual aggregate demand, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। यूनिट नंबर 3 को मैंने हल्का हल्का टच कर दिया यहाँ पे, यूनिट नंबर 3 में तो एग्जैक्टली यही पॉइंट है, बस हम लोग वहां पे डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट से बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मार्केट में डिमांड हम लोगों ने अज्यूम किया था 1000 का आएगा, ठीक है, तो 1000 के हिसाब से लोग हायर करते हैं हम लोग, बट डिमांड कितना का आया, 500 का आया, तो हायर भी कितना के हिसाब से करेंगे लोग बाग, 500 के हिसाब से। तो 1000 लोग तो हायर हुआ ही नहीं, क्योंकि मार्केट में 1000 तो था ही, बट लोग हायर कितना हुआ, 500, तो 500 लोग क्या हो गए, काम नहीं मिला, दैट मींस देयर व्हाट, ठीक है, होना चाहिए था 1000 का डिमांड का क्रिएट, बट हुआ कितना, 500 के। बात समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? नेक्स्ट, ओवर एम्प्लॉयमेंट कब होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था, ओवर एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट होना एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, बट इसको सिर्फ सिचुएशन को समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में,
योर एक्चुअल डिमांड कितना आप एज्यूम कर रहे थे, ठीक है, सॉरी योर एस्टिमेट कितना कर रहे थे आप 1000 का, और डिमांड आ गया 1200 का, ठीक है, 1000 का डिमांड आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड 1200 का डिमांड आ गया, तो इसकी वजह से क्या हो, आप एज्यूम करते यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, आया पॉइंट यहाँ पे, दैट मींस यू आर एज्यूमिंग OQ पीपल, बट रिक्वायरमेंट कितना का आ गया, OQ 1 का, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये क्या होगा, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, क्योंकि मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट जहां था, क्योंकि हम एज्यूम क्या कर रहे हैं कि कहां पे एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट कहां एज्यूम कर रहे थे हम लोग, पॉइंट नंबर ई में, मतलब ऑलरेडी हम लोग जितना लोग है उतना को रख के रखा था, उसके ऊपर का डिमांड आ गया कहां पे, जी में, तो ये सिचुएशन किसका हो गया, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक, सॉर्टेड बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज देख के जाना आपको, अलॉन्ग विद द लैंग्वेज इज गिवन ओवर हियर, हाँ, जैसे ऊपर लिखा हुआ रहेगा ना, चार्ट में से लिखोगे आप लोग कि OQ इज व्हाट, द एस्टिमेटेड एम्प्लॉयमेंट, बट इन रियलिटी द डिमांड केम फॉर हाउ मच, OQ1 amount of output, as a result the economy is falling short of even after reaching the full employment level, that means this is a situation of what, over employment level, ठीक है, प्लीज चार्ट्स को प्रॉपर्ली मार्क कीजिएगा, अदरवाइज अच्छा, अगर आप देखो, अगर आप बेसिक लेवल का मार्क्स लेके आओगे तो हार्डली मैटर करता है इतना, क्योंकि आपको रहमत में पैसा मार्क्स दे देगा आपको कि ठीक है इसको तो कम ही मिल रहा है, थोड़ा बहुत मार्क्स दे दो, बट इफ यू आर, जैसे ही आप लोग यू आर गोइंग बियॉन्ड 35, जो लोग अब लाने का है मन, ठीक है, वो लोग के लिए एवरी सिंगल डॉट विल बी मैटरिंग, देखो उस समय मैं कोशिश क्या, अगर मैं चेकिंग भी कर रहा हूँ तो मैं क्या कोशिश करूंगा, 35 के ऊपर जैसे मिल रहा है, यूर अ गुड स्टूडेंट, और जनरली होता ही नहीं होता, बताओ, हम जब पेपर चेक करते हैं तो हमारा माइंडसेट भी क्या रहता है कि जो नॉर्मल एवरेज लिख रहा है उसको थोड़ा, जो भी मार्क्स दे रहा है थोड़ा बहुत निकाल दो, क्योंकि अल्टीमेटली यू नो दैट हाउ थिंग्स रन, ठीक है भैया, इसको भी थोड़ा बहुत मार्क्स मिल जाए, कि उसका 60 भी आ गया, 70 भी आ गया, हार्डली मैटर करेगा, साउंड्स बैड आई नो, बट इट्स अ रियलिटी, 60% भी आ गया, 70% भी आ गया, बात बिल्कुल वही है, कौन सा तो कोई रॉकेट साइंस हो जाएगी, हाँ 10% की वजह से मेरा कॉलेज अलग हो गया, उसके नेक्स्ट लीप आने से थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, ये मैंने माना, पर जैसे ही कोई स्टूडेंट 35 क्रॉस करने वाला होता है ना, हम लोग भी अलर्ट होता है कि कहाँ इसका आधा मार्क्स काट सकता हूँ, हैपेंस, इट्स अ रियलिटी, वहां मौका ही मत दो ना, अब ऐसा नहीं कि वो अनशन कुछ भी काट देगा, बट जहां देखिए कि इतना अच्छा स्टूडेंट है, यहाँ मिस कर दिया, यहाँ मार्क्स काटो, बिकॉज इट मेक्स कंप्लीट सेंस, कंप्लीटली वैलिड, इस पे गलती की है, आप बोलेगा अनफेयर है, हम तो नहीं बोलेगा बिल्कुल भी अनफेयर है, जब हम एक्सपेक्ट करें आपको 40 देने का, दैट मींस आई एक्सपेक्ट व्हाट, कि आपको पेपर क्या हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, गलत सोच रहा है मैं, तो आपको ये सब पॉइंट ध्यान रखना है, इसलिए मैं एकदम क्लास को रोक के बता रहा हूँ आप लोग अच्छे से, ये वाले टॉपिक्स जो है इस पर ध्यान देना है आपको, ये सब गलती देना, इस फ्रीबीज देना, फ्री का फालतू का पैसा देना उनको, अपने केस में मार्क्स है तो नहीं देना ये सब चीज, ठीक है, एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्ली लिख देना, क्या दिक्कत है, एक मिनट तो एक्स्ट्रा लग रहा है, लिख देना उसको अच्छे से, बात समझ में है, और जिसका एग्रीगेट डिमांड खत्म हो गया और नेशनल इनकम एक बार का रिवाइज किया हुआ है, एक बार सैंपल पेपर देख लेना, ठीक है, और टाइम मिलेगा तो लिख लेना हाथ से एक बार आंसर्स को, और हमको हो सके तो चेक करवा लेना, मेरा मन था आज टेस्ट लेने का आप लोग का, बट हुआ नहीं, होएगा नहीं, हमको लगता नहीं, क्योंकि रूम का काम चल रहा है, पता ही आप लोगों को, ठीक है, बट एक बार इज्जत से खुद ही अपना घर पे प्रॉपर्ली टाइम देख के 1.5 घंटा के अंदर लिखना, क्योंकि आप लोग एग्जाम में 2 घंटा मिलेगा, आप घर पे, क्योंकि आपका प्रेशर नहीं है, 1.5 घंटा में खत्म करना आपको, टाइम देख के इज्जत से, कभी भी आज मैंने आज करो, कल मैंने कल करो, परसों तक था कि आप इंग्लिश पढ़ना जरूरी है मेरे लिए, आपके ऊपर प्रिपरेशन के ऊपर है पूरा, जब आपको मिले 1.5 घंटा निकाल के हर एक पेपर कर लेना बस, बिकॉज आइडिया आपने रिवाइज कर ही लिया है, ठीक है, और मैक्रो आपने कर लिया कि एग्जाम के एक दिन पहले आपको आइडिया रहे कि हाँ क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, डन, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है, मल्टीप्लायर क्या बताता है, देखो 2 तरीके से मल्टीप्लायर कैलकुलेट होता है, ठीक है, अभी मैं कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को, चलेगा ना बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है, मल्टीप्लायर, अच्छा सुनो ना, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 will have how much, equilibrium, it will have equilibrium, it will have employment, थर्ड है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर निकाल, मल्टीप्लायर का मतलब है पैसा कितना गुना हो रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखे तो एक कैलकुलेशन किसकी तरफ से हो रहा है, इन्वेस्टमेंट की तरफ से, पता ना गलत बोला क्या, मल्टीप्लायर एक हो रहा है सोचते किसकी वजह से, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, एक तुम्हारा खर्चा के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट कैसे निकालता है अपन, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसे निकालता है अपन, डेल्टा वाई बाय डेल्टा, इसका मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से आपका इनकम कितना गुना बढ़ा,
अगर मैं लिखूं मल्टीप्लायर इज 5 टाइम्स, उसका मतलब क्या है? पैसा अगर आपने 1 रुपया लगाया था तो वो पैसा कितना टाइम्स हो गया? 5 रुपया हो गया। ठीक है, दिस इज व्हाट इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से मल्टीप्लायर, कि पैसा लगाने पे आपने पैसा को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई किया। आप जब इन्वेस्ट करोगे तो आप मल्टीप्लायर देखोगे obviously, and that multiplier is represented by what? Okay, ठीक है, multiplier is represented by what? Okay, and A के आपके कंजम्पशन के हिसाब से, ये तो हमारा देश क्या बोलता है? देश में पैसा कितना होगा? देश में पैसा कितना होगा? देश में पैसा कितना होगा मतलब कितना पैसा घूमेगा? पैसा कितना घूमेगा? पैसा कितना घूमेगा? कितना मार्केट में खर्चा होगा? जितना सेविंग्स होगा उतना ही पैसा रुकेगा। जितना ही सेविंग्स होगा, जितना सेविंग्स होगा उतना पैसा रुकेगा। जितना पैसा खर्चा होगा पैसा घूमेगा। दैट मींस, कैन आई राइट? और व्हाट? जस्ट रीड द लास्ट लाइंस। लास्ट लेटर्स क्या है? एस। सेविंग्स इज रिवर्सली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? बिकॉज व्हाट? सेविंग्स ज्यादा करोगे तो खर्चा लोग बाग कम करेंगे, पैसा मार्केट में कम घूमेगा। तो 1 by MPS कैन ऑल्सो बी रिटन एज व्हाट? 1 by 1 minus MPC, और कैन आई राइट 1 by 1 minus B, या फिर 1 by सॉरी ठीक ही लिखा ना मैंने, या गलत लिखा? ठीक है, चलेगा ना? गलत लिखा क्या? कितना बताओ? B क्या आता है? वही तो लिखा, ठीक है तो लिखा। अरे एमपीसी इज व्हाट? बी। मैंने एमपीसी को रिप्लेस कर दिया बस बी से, टर्म बता दिया बस, और कुछ नहीं। समझ में आया ना? जितना ज्यादा खर्चा करोगे उतना पैसा घूमेगा। दैट इज व्हाई इट इज रिवर्स ऑफ 1 minus MPC। और समझ में? एंड 1 by MPS इज व्हाट? जितना आप सेविंग्स करोगे उतना ही पैसा कम घूमेगा, उतना ही पैसा कम मल्टीप्लाई करेगा। कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना आपको? इसको डिटेल लेक्चर ये वाला पार्ट का चाहिए हमको, बता देना, ठीक है? बट जब आप लोग लास्ट में अभी रिवाइज करोगे तो यू वोंट वांट द एंटायर कॉन्सेप्ट अगेन ना, यू वांट कि हाँ ये दो तरीका है जिससे हम के को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलेगा? मेरे को आप लोग अगर मुझे जगह मिल जाता है तो आई वांट टू गिव यू सर्टेन क्वेश्चंस टू सॉल्व खाली, ठीक है? बाकी इस यूनिट में मोटा मोटी सब टॉपिक्स खत्म हो चुका है अपना, कुछ क्वेश्चंस है जो कि बचे हैं, ठीक है? यूनिट नंबर 3 का डिटेल लेक्चर ऐसे तो दिया हुआ है, बट एक बार के लिए अगर हम लोग होलसेल में लेवल पे डिस्कस करें तो वो सिचुएशन क्या है? एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड का। एक्सेस डिमांड कब होगा? जब आपका एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन व्हाट? द एस्टिमेटेड एक्चुअल डिमांड। दैट मींस, कैन आई राइट एक्चुअल एडी is more than AD, because AD is always estimated. So when your actual aggregate demand is more than aggregate demand, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? excess demand. मार्केट में excess demand अगर क्रिएट हो रहा है, it is not a good sign. तो अगर हम लोग को समझना है यूनिट नंबर 3 को, आप केवल एग्रीगेट डिमांड को पकड़ो खाली, क्योंकि एग्रीगेट जो सॉरी मैं गलत बोला, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड को पकड़ो एक बार, क्योंकि उसका रिवर्स क्या होगा? डेफिसिट। मतलब अगर आपने एक्सेस एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, चार्ट क्या है, उसके मेजर्स क्या क्या है, उसका कंप्लीटली ऑपोजिट क्या होगा? डेफिसिट। तो उसको पकड़ने का, उसको प्रॉपर लैंग्वेज में मानने का, क्योंकि जैसा लिखा हुआ इंक्रीज इन ये, उसका आंसर इधर में क्या होगा? डिक्रीज इन ये, टू बी स्मार्ट, ठीक है? तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या समझ में आया? व्हेन एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन व्हाट? एस्टिमेटेड एक्चुअल डिमांड। दिमाग में ये हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? चार्ट तो यही वाला है, कौन सा वाला? वही एम्प्लॉयमेंट वाला, याद है ना? याद है तो चलो एक बार दिखाई देता फटाफट, ठीक है? यही वाला, where actual aggregate demand is more than what? Estimated demand। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या होता है? ठीक है, where actual aggregate demand is more than estimated demand, it is a situation of what? Excess demand। इनकी वजह से क्या होगा? सामान का दाम बढ़ जाएगा, देश में पूरा सामान का दाम बढ़ गया, that situation is known as what? Inflation। and इसकी वजह से गैप क्रिएट हुआ, देखो तो ये पिंक वाला गैप दिख रहा है आपको, ये गैप क्रिएट इज नोन एज व्हाट? इन्फ्लेशनरी गैप। इसका अब आप बोलोगे भैया ये तो समझ में आ गया कि एक्सेस डिमांड क्या होता है, इसका रीजंस क्या क्या होगा? लोग बाग ज्यादा खर्चा कर रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज व्हाट? हाई। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहा है लोग बाग, गवर्नमेंट अपना खर्चा ज्यादा कर रहा है, तो खर्चा जहां ज्यादा होगा, जहां जहां खर्चा ज्यादा होगा वहां वहां डिमांड भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो खर्चा ज्यादा कर रहा है, डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सप्लाई लिमिटेड है, कांस्टेंट है, ठीक है? अपन एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट करेगा तो सामान बनेगा कहाँ पे?
इंडिया में, तो यहाँ पे डिमांड पुश होगा ही नहीं होगा, तो एक्सेस डिमांड क्रिएट हो रहा है, इंपोर्ट कम कर रहा है। ये आपको पता है ग्लोबलाइज कल्चर है, अभी ग्लोबलाइज इकोनॉमी में है अपन, जितना अपन खुद के यहाँ पे डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं उतने बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो अगर बाहर का शट हो गया, यूक्रेन से रशिया से अभी तेल नहीं आ रहा है, कहीं और से मंगवाना पड़ेगा, खुद से डेवलप करना पड़ेगा, दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एक्सेस डिमांड। बात समझ में आया ना आपको, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अब एक्सेस डिमांड जब हुआ, उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या क्या आएगा, डिमांड हाई हो गया, क्या हम लोग आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इक्विलिब्रियम लेवल पे काम कर रहे हैं। क्या हम लोग एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर सकते हैं, द आंसर इज नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इक्विलिब्रियम लेवल पे काम कर रहे हैं। तो समझ में क्या आया, एक्सेस डिमांड इज अ गुड स्टेट ऑफ द मार्केट और अ बैड स्टेट ऑफ द मार्केट। बैड स्टेट, उसको करेक्ट करना जरूरी है। करेक्शन दो तरीके से हो सकता है, या तो गवर्नमेंट करेक्शन करेगा, या तो आरबीआई करेक्शन करेगा, मॉनेटरी मेजर्स एंड फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर्स किसका होता है, गवर्नमेंट का, मॉनेटरी किसका होता है, आरबीआई का। फिस्कल क्या क्या है, गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग्स को कम कर देगा, सामान का टैक्सेस को बढ़ा देगा ताकि लोगों का डिमांड कम हो। दो चीज बताया मैंने, अपना खर्चा कम करेगा, टैक्सेस को बढ़ाएगा, लॉजिकल है ना। डिमांड कम करना है, गर्मी होकर रखा है मार्केट में, ठंडा करना है, तो क्या करेगा, टैक्सेस को बढ़ा दो ताकि चीजों का दाम बढ़ जाए, लोगों का डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाए। अपना खर्चा कम कर दो ताकि ऑटोमेटिकली मार्केट में डिमांड कम हो। मजा कब आता है, जब मॉनेटरी पॉलिसीज होता है, उसमें वो सब रेपो रेट वगैरह। लॉजिक सोचो, रेपो रेट का मतलब क्या है, रेट एट विच वन बैंक इज गिविंग, मतलब आरबीआई इज गिविंग लोन टू अनदर व्हाट, कमर्शियल बैंक। तो अगर मैंने अपना यहाँ पे रेपो रेट बढ़ा दिया, कौन, आरबीआई अगर बढ़ा दिया, तो ऑटोमेटिकली एसबीआई को महंगा मिलेगा, सस्ता मिलेगा, महंगा, वो कस्टमर को महंगा बेचेगा, कस्टमर्स को खरीद सामान इंटरेस्ट में लेने में, लोन में लेने में हिचकेगा वो लोग, तो अल्टीमेटली डिमांड क्या हो जाएगा, कम। बराबर, सही है ना, बिल्कुल। रेपो रेट हो गया आपका, और क्या था, और क्या था याद है क्या किसी, वो तो ओपन मार्केट ऑपरेशन तो बाद में था, क्या क्या था देख लेते हैं। ये तो हो गया, समझ में आया ना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस वाला पार्ट। बैंक रेट को क्या करना है, बैंक रेट इज सिमिलर, बैंक रेट भी क्या सेम ही है, ये देखो यही रहा, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर रेट्स को बढ़ा दिया तो डिमांड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, मार्केट में आप सिक्योरिटीज बेच दिया गवर्नमेंट ने, आरबीआई के थ्रू सिक्योरिटीज बेचा, लोगों ने सिक्योरिटीज खरीदा तो अपना पैसा को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम। एलआरआर, सीआरआर, या सॉरी सीआरआर एंड एसएलआर याद है, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दैट बोथ कंबाइन टू व्हाट, एलआरआर। ये एक मार्जिन था जो डिपॉजिट्स आता है बैंक के पास में, उसमें से कुछ पैसा जो है बैंक को साइड करना पड़ता है। वो साइड जो अमाउंट है वो आरबीआई डिसाइड करता है कितना साइड करना पड़ेगा बैंक को, क्योंकि उस पैसा को टच नहीं कर सकता बैंक लोन वगैरह देने के लिए। वो साइड का जो पैसा उसको अगर बढ़ा दिया, एलआरआर को बढ़ा दिया, तो बैंक के पास में कम पूंजी हो गया ना लोन देने के लिए, तो कम पूंजी हुआ तो अल्टीमेटली डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स याद है ना, अगर आपने 1 लाख का सिक्योरिटी दिया तो कोई 1 लाख का लोन मिलता है क्या, नहीं, सोचो 80,000 का लोन मिलेगा आपको, 20% क्या हो गया मार्जिन, उस 20% को इंक्रीज करके 40% कर दिया, तो अब मैक्सिमम लोन कितना मिल सकता है आपको, 60। पहले कितना मिल रहा था, 80। डिमांड ऑटोमेटिकली क्या करेगा, क्योंकि पैसा क्या आ रहा है आपके पास, कम आ रहा है, तो डिमांड क्या होगा, कम। मॉरल सुएजन और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मॉरल सुएजन क्या, एज अ होल आप बोलोगे भैया लेंडिंग अभी, लोन वगैरह अभी नहीं देना है, ब्रह्मास्त्र टेक्निक याद है ना आपको, एज अ होल बैंक को बोल दिया भैया अभी लेंडिंग नहीं करना है, पैसे हाथ में नहीं है, मार्केट में लोग बाग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, अभी पैसा देना पॉसिबल नहीं है, दिस इज कॉल्ड मॉरल सुएजन। सिलेक्टिव क्या हो गया, जिस एरिया में लगता है तेजी बहुत आ रहा है, उस एरिया या उस सेक्टर को या उस डिपार्टमेंट को क्या कर दो, कम कर दो। यही डिफिकल्ट लगा, एक्सेस डिमांड समझ में आ गया, डेफिसिट डिमांड के कंप्लीटली ऑपोजिट, सॉल्यूशन क्या है, कंप्लीटली ऑपोजिट। दिस इज यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3। व्हाट यू आर लेफ्ट विथ इज द सम्स ऑफ यूनिट नंबर 2। इतना आपने कर लिया इज्जत से, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर मेरे पास टाइम होगा, अगर स्पेस है मेरे पास में, तो आई विल ट्राई टू फिक्स इट विद दिस, ठीक है। हम लोग इस रूम में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलो विल एंड अप द क्लास, ठीक है। और इसमें क्या करूंगा मैं, क्वेश्चंस को अटैच कर दूंगा साथ में।